हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी आप बोल सकते हो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से इसको समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, इसके अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक इनहेलेशन आता है और दूसरा एक्सहेलेशन आता है। उसके पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की। जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे लंग्स की। लंग्स क्या होते हैं? इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी मसल्स। ये लाइन कह रही है कि लंग्स के पास मसल्स ही नहीं होते हैं, तो एग्जैक्टली बेटा ऐसा नहीं होता है। जो लंग्स है उनके पास स्केलेटल मसल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मसल्स तो पाए जाते हैं, इन लंग्स के पास मसल्स तो प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे स्केलेटल मसल नहीं पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल जब नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब इसके जो मसल्स हैं वो आपके विल के अंडर नहीं होंगे। इसी वजह से hence they themselves cannot contract और रिलैक्स। तो इसी वजह से ये खुद क्या करते हैं, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या होता है फिर? उसके लिए यहाँ पे जो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मसल्स जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और एक आपका और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर इलास्टिक शीट। एक इलास्टिक शीट होती है जो कि मसल से बनी होती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये भी हेल्प करता है इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। देन ये क्या है डायफ्राम बेटा? एक मस्कुलर इलास्टिक शीट है, इज एक्सटेंडेड अक्रॉस द बॉटम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? ये जो आपका थोरैसिक कैविटी है उसके बॉटम तक एक्सटेंड हुआ है। एंड इट सेपरेटेड द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम है, ये जो येलो कलर का आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम डायफ्राम बोल रहे हैं। ये आपका डायफ्राम है और ये क्या करता है, ये थोरैसिक कैविटी को, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ये है आपका थोरैसिक कैविटी। और इसके नीचे ये जो पर्पल वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। तो जो डायफ्राम है बेटा वो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है? अलग करता है, सेपरेट करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट सेपरेटेड द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। आपके पास तीन कैविटी होते हैं, यहाँ पे इसके नीचे आप आओगे, इसके नीचे आपकी पेल्विक कैविटी पाई जाती है, अगर आपको याद हो तो। इसके नीचे आपकी एक और कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया बात आपका कैविटी का। आपके पास जो कैविटीज हैं, तीन कैविटीज थे, उनमें से आपको पेल्विक कैविटी अभी नहीं देखना है, आपको एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी की बात यहाँ पे की गई है। जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी है उसको डिवाइड करता है, उसको सेपरेट करता है आपका स्ट्रक्चर डायफ्राम। और डायफ्राम खुद क्या है? एक मस्कुलर इलास्टिक शीट है। और कहाँ पे पाया जाता है? इस एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी के बीच में पाया जाता है। अब जो मूवमेंट होता है डायफ्राम का, द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द मसल्स ऑफ रिब्स, यहाँ पे आपको इसके ऊपर ऐसे रिब्स भी तो देखने को मिलते हैं बेटा, ऐसे पतले पतले से रिब्स भी तो होते हैं, रिब केज जिसको आप बोलते हो। इन दोनों लंग्स के ऊपर रिब्स पाए जाते हैं। तो इनके जो मसल्स हैं, द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम जब मूव करता है एंड द मसल्स ऑफ रिब्स, और रिब्स के ऊपर भी तो मसल्स ऐसे यहाँ पे ऐसे मसल्स पाए जाते हैं, इनके बीच में भी मसल्स पाए जाते हैं। तो जब इनकी मूवमेंट होती है तो ये दोनों फैसिलिटेट करते हैं द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो जो आपका जो डायफ्राम है और जो रिब्स के मसल्स हैं, ये दोनों जब मूव करते हैं तब आपका लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो आपका मैकेनिज्म है उसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन का मतलब होता है एयर को इनहेल करना, इनका मतलब होता है इनसाइड। तो जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर जाएगी, इस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। और इनहेलेशन में आपके डायफ्राम का क्या कंडीशन होता है? रिब्स के जो मसल्स हैं उसका क्या कंडीशन होता है?
जो आपकी थोरैसिक कैविटी है उसके वॉल्यूम का क्या होता है, इन सारी चीजों के जो कंडीशन है वो आपको याद रखने हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो मसल्स हैं आपके रिब्स के और जो डायफ्राम का मसल है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम सबसे पहला पार्ट होता है इनहेलेशन का, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। जब आप इनहेलेशन करने जाओगे तो क्या होगा, आपकी ये जो येलो डायफ्राम है, ये जो येलो कलर की डायफ्राम है, ये क्या होगी बेटा, ये सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और ये जो रिब्स है, यहाँ पे ये जो ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये रिब्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो रिब्स के मसल हैं यहाँ पे क्या होंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, हमने डायफ्राम को और रिब्स के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नॉर्मल जो शेप होता है, ये मान लो आपका डायफ्राम है, ये ऐसा आपका डायफ्राम है, ये जो नॉर्मल शेप होता है वो ऐसा डोम शेप का होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तब क्या होगा बेटा, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। ये जो डायफ्राम है नॉर्मल केस में ऐसा डोम जैसा डोम शेप का बनता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है, डाउनवर्ड मूव कर जाता है। और जो थोरैसिक कैविटी है, ये पूरी जो थोरैसिक कैविटी है, इसमें क्या हो जाता है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज क्या हुआ, यहाँ पे जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो आपके डायफ्राम था वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो आपके रिब्स के मसल थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए। उसकी वजह से आपका जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब जब आपका वॉल्यूम बढ़ा तो उससे क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम द एयर प्रेशर इन द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे देखो, ये आप जब इनहेलेशन करते हो तो आपका जो चेस्ट का वॉल्यूम है, चेस्ट ऐसे फूल जाता है ना, तो ये इसका मतलब ये है कि आपका जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ गया। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि जो एयर प्रेशर था अंदर थोरैसिक कैविटी की तरफ, यहाँ पे जो एयर प्रेशर था वो क्या हुआ है बेटा, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे जो एयर प्रेशर है, कहाँ पे एयर प्रेशर है, जो थोरैसिक कैविटी के अंदर एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया। अब जब डिक्रीज हो जाएगा एयर प्रेशर तो क्या होगा, एयर प्रेशर आउटसाइड द बॉडी इज हायर। यहाँ पे एयर प्रेशर कम हुआ, और जब आउटसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर एनवायरमेंट में आप देखोगे, यहाँ पे एनवायरमेंट है, यहाँ पे एयर पाई जाती है, इस एनवायरमेंट में जो एयर प्रेशर है ना बेटा, वो क्या होगा, यहाँ पे एयर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एयर प्रेशर आउटसाइड द बॉडी इज हायर, बाहर की तरफ जो एयर प्रेशर है वो बढ़ गया है, एंड हेंस एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट एंटर्स द लंग्स। फिर क्या होगा, जब यहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ा है तो बढ़े हुए प्रेशर से क्या करेगा, एयर अंदर आने की कोशिश करेगा, इसके लंग्स के अंदर आने की कोशिश करेगा। और जब अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, हायर टू लोअर होगी। मतलब एयर प्रेशर यहाँ पे हाई है, देखो यहाँ पे हाई है, तो हायर टू लोअर क्या करेगा, आपका जो एयर है वो मूव करेगा और लंग्स के अंदर चला जाएगा थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किसके थ्रू जाएगा बेटा, ये है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पे आपका नोज रहा होगा, फिर आपका नोज के बाद नेजल पैसेज, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, उसके बाद लंग्स के अंदर चला जाता है। इस तरीके से आपका होता है इनहेलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया है। एक बार फिर से रिकॉल करवाती हूं मैं, रिकॉल करो। इनहेलेशन के प्रोसेस में आपने देखा कि जो डायफ्राम है वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो आपके रिब्स के मसल थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसके कॉन्ट्रैक्शन से आपकी जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ा तो जो प्रेशर था अंदर का वो क्या हुआ बेटा, वो डिक्रीज हो गया। जो एयर प्रेशर था बेसिकली वो डिक्रीज हो गया, और जब एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर का जो एयर प्रेशर था एनवायरमेंट का वो हाई हो गया। और जब हाई हुआ तो एयर क्या की, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ ट्रेवल कर गई और हो गया आपका इनहेलेशन। तो यही बातें आपको याद रखनी है।
आपको डायफ्राम का कंडीशन याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि रिलैक्स होता है। आपको वॉल्यूम याद रखना है कि आपका जो इनहेलेशन है उसमें आपके जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है। और आपको याद रखना है एयर प्रेशर का डायरेक्शन कहां से कहां ट्रेवल करता है और किस डायरेक्शन में एयर प्रेशर हाई होता है और किस डायरेक्शन में एयर प्रेशर कम होता है। तो इनहेलेशन हमने करवा लिया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अब फिर से क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट हम एक्सहेलेशन करवाते हैं। इनहेलेशन एक बार करवाने के बाद आपका जब एक्सहेलेशन आप करवाने जाओगे ना बेटा, तो इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन ऑटोमेटिक इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एक्सहेलेशन है वो इनहेलेशन का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, जो आपने इनहेलेशन में डायफ्राम को क्या किया था, यहां पे एक बार लिख लो। जो डायफ्राम थी, हम रिकॉल कर रहे हैं, इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो डायफ्राम था इनहेलेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, यहां पे जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। यहां पे हमने देखा था, इनहेलेशन में हमने देखा था कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है थोरैसिक कैविटी का, यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आ जाओ एक एक करके यहां पे देखते हैं, ऐसे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। रिजल्ट ऑफ कंबाइंड मूवमेंट्स इन रिवर्स ऑफ इनहेलेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। तो इन एक्सहेलेशन क्या है, एक रिजल्ट है कंबाइंड मूवमेंट का इन रिवर्स ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। यहाँ पे जो इंटरनल, ये अंदर, जब ये जो इंटरकोस्टल मसल का मतलब क्या है बेटा, जो रिब्स के बीच में आपके मसल्स पाए जाते हैं ना, उनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये रिलैक्स होते हैं एंड देयर इज एन ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ रिब्स। तो जब ये रिलैक्स होंगे, ये जो मसल्स हैं ये जब रिलैक्स होंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो रिब्स है उसका ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाएगा। एंड डायफ्राम एंड द मसल्स ऑफ द रिब्स रिलैक्स एंड मूव बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये क्या होगा, जब ये मसल्स आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स है, मतलब रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जा रहे हैं और यहाँ पे डायफ्राम जो पाई जा रही है, यहाँ पे डायफ्राम भी तो होगा। तो ये जो डायफ्राम है, ये ऐसा कुछ डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है ये जब रिलैक्स करेंगे और आपका जो इंटरकोस्टल मसल है, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, तो क्या होगा बेटा, thus the space in the thoracic cavity decreases। तो ये जो थोरैसिक कैविटी है इसके अंदर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसके अंदर जो स्पेस है, यहाँ पे लिख लेते हैं, द स्पेस इन द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस। तो ये डिक्रीज हो जाएगा स्पेस, यहाँ पे कहाँ पे, थोरैसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occurs due to the increase in pressure in the thoracic cavity। तो यहाँ पे जब स्पेस कम होगा तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है थोरैसिक कैविटी के अंदर, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। और जब ज्यादा होगा एयर प्रेशर तो इसका मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट है जिसके अंदर एयर पाया जाता है, इस एनवायरमेंट का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड एयर प्रेशर से डिक्रीज्ड एयर प्रेशर की तरफ आपका क्या होगा, एयर मूव कर जाएगी और हो जाएगा एक्सहेलेशन। ठीक है, तो यही प्रोसेस था। इसमें हमने क्या क्या किया, एक्सहेलेशन में हमने क्या किया, हमने अपने डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल, जो रिब्स पे जो मसल्स पाए जा रहे थे उनको हमने रिलैक्स करा दिया। जब ये रिलैक्स हुए तो जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो इसके अंदर एयर प्रेशर था वो बढ़ गया। बढ़ने की वजह से जो आपके अंदर जो है एयर थी ना, जो थोरैसिक कैविटी में एयर थी ना, या लंग्स में जो एयर थी वो क्या हुई, वो हायर एयर प्रेशर से लोअर एयर प्रेशर की तरफ मूव कर गई और हो गया आपका एक्सहेलेशन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में ये किस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपसे। अब जो रेस्पिरेशन है उसमें हमको कंट्रोल पढ़ना है कि जो रेस्पिरेशन है उसका कंट्रोल कहाँ पे होता है। तो जो रेस्पिरेशन का कंट्रोल है बेटा वो मेजरली अंडर द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगाटा
ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इसको बोलते हैं, हाइंड मतलब पीछे, तो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है और उस मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक सेंटर होता है जिसको रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे ये पाया जाता है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ही अंडर में होता है, मतलब उसी के कंट्रोल में होता है आपका रेस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लोंगाटा इज स्टिमुलेटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इन द ब्लड। तो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो स्टिमुलेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट से, मतलब अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब रेस्पिरेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो ये है आपका टॉपिक पूरा रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स के अंदर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनके जो लेक्चर्स हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके इसके लेक्चर्स आप लगा सकते हो। और इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो इस चैप्टर को भी आप वहां से कवर कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।